आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना, बेसिकली हम इसमें माइक्रोस्कोप्स के बारे में स्टडी करेंगे इस यूनिट में। अगला यूनिट हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सिंपल है। इन यूनिट 1 वी हैव लर्न अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ा, यूनिट 1 में हमने सेल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले ली है। बेसिक नॉलेज ऑफ सेल हमने यूनिट 1 से लिया। यू मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम योर स्कूल इन बायोलॉजी कोर्स दैट सेल्स आर नॉट विजिबल थ्रू दी नेकेड आइज। आपने अपने लोअर क्लास में सुना होगा कि जो सेल है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देयर मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल की मॉर्फोलॉजी और उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, बिकॉज वी कांट सी द सेल थ्रू नेकेड आइज। The advancement in the cell biology have paralleled with improvement in microscopy। जो सेल बायोलॉजी में जिस तरह सेल बायोलॉजी का प्रोग्रेशन और माइक्रोस्कोप में का प्रोग्रेशन ये पैरेलल हुआ है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में कुछ प्रोग्रेशन हुआ तो सेल बायोलॉजी में भी हमें सेल की स्टडी में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि सेल की डेवलपमेंट, सेल का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप पे। वो डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होगा तो सेल को स्टडी करने के लिए हमें अच्छा और बेहतर तरीका मिलेगा। तो सेल का डेवलपमेंट भी साथ साथ ही होगा। तो सेल का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के पैरेलल चला है। ठीक है ना, देयरफॉर द फोकस ऑफ यूनिट 2 एंड यूनिट 3, जो यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ेंगे, बाकी तो यूनिट 4 में सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन है शायद यूनिट 4 में। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है इस ब्लॉक का वो रहेगा माइक्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के ऊपर। द इंफॉर्मेशन इन दिस 2 यूनिट इज सब डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, जो ये यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। और अगले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दोनों यूनिट का डिफरेंस क्या है? इसमें हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी देखेंगे, अगले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन दिस यूनिट यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद ऑप्टिकल का मतलब इधर है लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इस यूनिट में हम क्या देखेंगे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी दैट यूजेस विजिबल लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम किस चीज का यूज करें? विजिबल लाइट का यूज करें। किस चीज के लिए? स्पेसिमेन को देखने के लिए, टू ऑब्जर्व दी स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को देखने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? विजिबल लाइट। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल में ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, ऑप्टिकल मीन्स लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ये लाइट जो है ये विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, विजिबल लाइट का हम यूज करेंगे हमारे स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए। नाउ वी बिगिन दिस यूनिट विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोपी की बेसिक प्रिंसिपल से चालू करेंगे। हियर यू विल लर्न अबाउट रिजोल्यूशन। आप रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, रिजोल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रास्ट, इन तीनों के बारे में आप पढ़ोगे, जो बहुत नेसेसरी होता है कि जिसके लिए विच आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर गेटिंग गुड इमेज क्वालिटी। अगर कोई इमेज क्वालिटी आपको अच्छी इमेज क्वालिटी चाहिए, अगर आपको अच्छी इमेज क्वालिटी चाहिए, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में? क्या कर रहे हैं हम माइक्रोस्कोप में? हम अपने स्पेसिमेन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्पेसिमेन की अगर इमेज चाहिए हमें, इस स्पेसिमेन की अच्छी इमेज चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ इमेज चाहिए हमें अपने स्पेसिमेन की, ताकि अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाए हाँ क्या चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए? तो रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, मैग्निफिकेशन अच्छा होना चाहिए और कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। ये तीन फैक्टर डिपेंड करता है, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रास्ट।
यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट, अभी हम इन तीनों के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे, आप अभी टेंशन मतलब, अभी तो हम थोड़ा बहुत तो बस ओवरव्यू देख रहे हैं। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट सेल्फ फिक्सेशन, हम सेल्फ फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो बस बता रहे हैं हाँ ये पढ़ने वाले हैं, आगे जब पढ़ेंगे तब ध्यान से देखेंगे। सेल्फ फिक्सेशन मेथड देखेंगे फॉर सैंपल प्रिपरेशन प्रायर टू लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन से पहले तो सेल्फ फिक्सेशन मेथड देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी चीज को ऑब्जर्व, एक सेकेंड, जो ऑब्जर्व करोगे आप, स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करोगे, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेल्फ फिक्सेशन, ठीक है ना। सेल्फ फिक्सेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर सैंपल प्रिपरेशन, जो हम सैंपल प्रिपेयर करें अपने स्लाइड पे, तो उसका मेथड देखेंगे। देन हम हाँ देखेंगे हाँ ऑब्जर्व क्या करना है, प्रायर टू लाइट माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से पहले सैंपल प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। देन वी मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, और उस डिफरेंट डिफरेंट लाइट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि क्या किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना, और इसके क्या एप्लीकेशंस है। रूटीन माइक्रोस्कोपी वर्क जनरली इन्वॉल्व्स सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी, जो इन जनरल आप जो माइक्रोस्कोपी यूज करते हो, ठीक है, रूटीन माइक्रोस्कोपी वर्क जो होता है वो किससे किया जाता है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी से, किससे किया जाता है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी से। इन दिस केस ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम दिस सैंपल हेल्प्स इन इट्स विजुअलाइजेशन, ठीक है। जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो लाइट का ट्रांसमिशन है थ्रू दी सैंपल, थ्रू दी सैंपल, वो हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में। मीन्स मान लो ये आपका सैंपल है, ठीक है ना, ऊपर लेंस लगी हुई है, इमेजिन कर लो, भी आप ध्यान से देखेंगे तो इस सैंपल में से लाइट निकल रही होगी, नीचे से लाइट आ रही होगी, सैंपल में से पास कर रही होगी, तो वही बोला जा रहा है कि इन दिस केस ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम दी सैंपल, सैंपल से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, सैंपल से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, वो हेल्प कर रही है किस चीज़ में, विजुअलाइजेशन में। जो आपके सैंपल से लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो हेल्प कर रही है विजुअलाइजेशन में। अभी देखेंगे पूरा ये डायग्राम देखेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो यहाँ पे। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। एज क्यों, एज द स्पेसिमेन बैकग्राउंड अपीयर्स ब्राइट, इस केस में आपको स्पेसिमेन जो होगा आपके पास, जो स्पेसिमेन होगा उसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड ब्राइट होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्राइट। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इमेजिंग may also be done using of incident light, using of incident lights. In this case the background appears dark, और इस केस में आपको बैकग्राउंड डार्क दिखाई देगा, किस केस में, जब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, ये रहा आपका स्पेसिमेन और ये रहा आपका ऑब्जर्व, आप यहाँ से कर लो, ठीक है, और लाइट इस पे पड़ रही है, ठीक है ना। पिछले केस में क्या होता है, लाइट स्पेसिमेन पे से पास होकर निकल रही थी और आप उसको क्या करते ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपको जो आसपास का एरिया मिला था, ठीक है, स्पेसिमेन का बैकग्राउंड आपको कैसा मिला था, ब्राइट। बट जब ऐसा केस होगा कि स्पेसिमेन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इमेजिन इमेजिंग में ऑल्सो बी डन यूजिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट, यूजिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट, यूजिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन दिस केस द बैकग्राउंड अपीयर्स डार्क, इस केस में आपको बैकग्राउंड कैसा दिखाई देगा, डार्क। दोनों केस का हम अच्छे से डायग्राम देखेंगे अभी। एंड द ऑब्जेक्ट इज ब्राइटेड ब्राइटली इल्यूमिनेटेड, ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, पूरा इल्यूमिनेटेड, और बैकग्राउंड कैसा दिखाई देगा, डार्क, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा दिखाई देगा इसमें, इस केस में बैकग्राउंड डार्क होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा इल्यूमिनेटेड होगा। और इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और
dark field microscopy. Thereafter, you will learn about the working principle and applications of interference and phase contrast microscopy. इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फिर इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ओके, अभी तो हम बस देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो एक वन बाय वन हम धीरे सब पे स्टार्ट करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इन दी बायोमेडिकल साइंस इज ऑल्सो डिस्कस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो वापस एक बार देख लेते हैं, हम पढ़ेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये आपके 6 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी आ गए, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। ठीक है, नाउ एज यू नो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोपी हैज ए लिमिट, जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगी लाइट माइक्रोस्कोपी से, ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोपी से जो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी वो एक लिमिट तक होता है, ठीक है ना, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स, 500 टाइम्स, ठीक है। फॉर मैग्निफिकेशन बियॉन्ड दिस लिमिट, अब इसके लिमिट से ज़्यादा अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, ठीक है, इसकी लिमिट से ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में नहीं, जो हम देखेंगे अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में, ठीक है ना। तो आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, मैग्निफिकेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन से अगर आपको ज़्यादा बढ़ना है, इसके मैग्निफिकेशन से बियॉन्ड जाना है, तो हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, ठीक है, जो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। देखो, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप एक्सप्लेन कर पाओगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी की बेसिक प्रिंसिपल, ये तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी बोल दो, ठीक है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की बेसिक प्रिंसिपल आप बता पाओगे। इंडिकेट्स द मेथड एंड पर्पस ऑफ सेल्फ फिक्सेशन के मेथड और सेल्फ फिक्सेशन के पर्पस, ये दोनों को आप क्या कर पाओगे? एक्सप्लेन कर पाओगे। आप डिस्क्राइब कर पाओगे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरेंस एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। इन 6 माइक्रोस्कोपी का, ठीक है ना, इन 6 माइक्रोस्कोपी का आप क्या कर पाओगे? प्रिंसिपल और इनके एप्लीकेशंस क्या कर पाओगे? बता पाओगे कि हाँ इसका ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में किस किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, देखो यहाँ पे सिंपल सा हो रहा है कि माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन दिया जा रहा है कि ए माइक्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट हैज लेंसेज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कोई माइन्यूट ऑब्जेक्ट के इमेज बनाना, ठीक है, एनलार्ज इमेज बनाना, मैग्नीफाइड इमेज। तो माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके पास क्या होता है? लेंस होता है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंसेस होते हैं, जो क्या करता है? मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। किस ऑब्जेक्ट को? माइन्यूट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके और उसका फोटोग्राफिक इमेज देता है, उसका एनलार्ज्ड फोटोग्राफिक इमेज देता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन ऐसे ही बता सकते हो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। It is an indispensable tool because of the inherent limitation of human eye
टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट अराउंड इट। देखो ह्यूमन आई का एक लिमिटेशन है, ये एक हद तक ही चीज़ों को देख सकता है, ठीक है ना, एक हद तक छोटी चीज़ों को देखता है, बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं दिख सकती। आप ह्यूमन आई से किसी बैक्टीरिया को नहीं देख पाओगे, ठीक है। ह्यूमन आई से आप बेसिकली 0.1 मिलीमीटर, इससे छोटी चीज, इससे छोटी डायमेंशन में अगर चले जाओगे, अगर इससे छोटा डायमेंशन में चले जाओगे तो आप चीज़ों को नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो ह्यूमन आई की कैपेसिटी इतनी है, लिमिटेशन है, लिमिट है उसकी यहाँ तक, इससे छोटी चीज़ें वो नहीं देख पाता। तो ये हमारी इनहेरिटेंस लिमिटेशन है हमारी ह्यूमन आई की। सो हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं हम माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। An unaided human eye is unable to focus object that are brought closer to 25 सेंटीमीटर। आपने लोअर क्लास 10th में पढ़ा होगा, 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से, 25 सेंटीमीटर से पास अगर कोई चीज़ लाओगे, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर से पास अगर ला के किसी चीज़ को देखने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, वो उसको आप सही ढंग से नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, वो आप क्लियरली विजिबल नहीं होगा। Therefore, anything that is approximately smaller than 0.1 मिलीमीटर, कोई भी चीज़ जो 0.1 मिलीमीटर से छोटी है वो हमें विजिबल नहीं होती है, वो हमें विजिबल नहीं होती है। और 25 सेंटीमीटर क्या है, वो LDDV है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखी हुई है तो हम उसका इमेज क्लियरली देख सकते हैं। अगर पास ला के देखोगे तो हाँ दिखाई तो देगा, लेकिन बट उतना क्लियर नहीं, जितना क्लियर वो 25 सेंटीमीटर, ये तो उससे थोड़ा दूर कर लो तो दिखाई देगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से क्लोज अगर रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, हमें आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है ना, स्ट्रेस पड़ेगा हमारी आईज पे। The cells of most organisms are smaller than what an human eye is capable of seeing। ज़्यादातर सेल आप देखोगे वो स्मॉलर होता है, बहुत इतना स्मॉल होता है कि जो हमारी ह्यूमन आई की लिमिट नहीं है, ठीक है ना। हमारी ह्यूमन आई जितना जिस जिस डायमेंशन तक देख पाता है 0.1 मिलीमीटर, उससे भी छोटी ही होती है सेल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल। The field of microbiology and detailed understanding of cell and all organism began with the invention of the microscope। सिंपल सी बात है, जो माइक्रोबायोलॉजी है और जो डिटेल स्ट्रक्चर है सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, वो कब बिगन हुआ, वो बिगन हुआ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप से। अगर मान लो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं होता, लेट्स सपोज वी डोंट हैव माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, तो क्या बोल पाते कि हाँ कोई सेल कुछ होती है। सेल जो हमने बोला कि हाँ सेल होती है, तो कैसे बोला, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा या खुली आंखों से उनने सेल देख लिया, बोल दिया हाँ भाई ये सेल से मिलकर बना हुआ है। यूवन हॉइक ने भी जो लिविंग सेल देखा था तो उनने अपना चश्मा लगा के देख लिया क्या, तो चश्मा भी है तो वो भी तो लेंस है, अगर कोई अगर लेंस का यूज करो तो वो भी चलो एक टाइप का माइक्रोस्कोप उसको बोल सकते हो, बट ठीक है। हाँ, तो बिना माइक्रोस्कोपी के ये पॉसिबल नहीं है कि आप ओनली अपने आई के पावर से आप किसी चीज़ को देख पाओ, किसी सेल को देख पाओ, ठीक है ना, बस आई की पावर से। आपको एडिशनली किसी लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम सेल नहीं देख पाते, तो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो हम माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इतना डेवलप नहीं हुए होते, ठीक है। The history of early microscopes and some leads in the discovery of the microbial diversity are given in box 1। देखो हम बात कर रहे हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। द अर्ली माइक्रोस्कोप वर ऑफ टू काइंड, दो टाइप के थे पहले माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दोनों होता क्या है, द सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए सिंगल लेंस। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक ही लेंस होता है, क्या होता है, एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, सिंगल लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, और उस लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, शॉर्ट। फोकल लेंथ कैसा होता है, शॉर्ट। अब लेंस का फोकल लेंथ वो आपको पता है ना क्या होता है,
ये इतना नहीं पता कि फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो एक ही लेंस होता था और फोकल लेंथ कैसा होता था, फोकल लेंथ क्या होता था, वेरी शॉर्ट। बस ये याद रखिए कि वन लेंस एंड देयर फोकल लेंथ इज वेरी शॉर्ट एंड वर्क कैपेबल ऑफ हाई मैग्निफिकेशन, और वो हाई मैग्निफिकेशन के लिए अच्छा था। हाई मैग्नीफाई किसी भी इमेज की किसी भी इमेज को मैग्नीफाई अच्छी खासी मैग्नीफिकेशन कर पाता था उसकी। ठीक है, हाई मैग्नीफिकेशन कर पाता था इमेजेस की, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, दे वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, ऑर्डिनरी जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती है उससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी एक ही लेंस होती है, और जो नॉर्मल सा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें भी एक ही लेंस था, तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। ठीक है, that have been known to mankind from the time of immemorial। ठीक है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो तो हमें पता भी नहीं है अभी। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किस समय पे हुआ। ठीक है, वो हमें नहीं पता। वो टाइम फ्रेम हमें अभी हम नहीं बोल सकते हाँ इस टाइम से सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इतने पहले से यूज़ करें कि हमें उसका टाइम ड्यूरेशन ही नहीं पता कि वो कब डेवलप हुआ। बट हाँ, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो कब हम डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया। इसलिए बोल रहे हैं इमेमोरियल। हमें नहीं पता कि सिंपल माइक्रोस्कोप कब डेवलप हुआ, कब से लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं लोग इस चीज़ को। The compound microscope has two sets of lenses। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होती है। क्या होती है, दो लेंसेज होती है। दी ऑब्जेक्टिव एंड ऑक्यूलर। पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे लेंस को हम बोलेंगे ऑक्यूलर। ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये यहाँ पे आप आंख लगा के देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई पीस है, तो इसको बोलो ऑक्यूलर लेंस। ठीक है ना, ऑक्यूलर लेंस। एक लेंस हमारी ये होती है ऑक्यूलर लेंस, एक लेंस हमारी ये होती है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपने तो स्कूल में देखा होगा, क्लास ट्वेल्थ में जब स्कूल में होगे तो आपने लैब में, बायोलॉजी लैब में बेसिकली, फिजिक्स लैब में तो होता नहीं था, बायोलॉजी लैब में आपने देखा होगा। इसको आप रोटेट करके लेंस बदल सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो लेंस होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस को आप आईपीस बोलते हो। ठीक है, अब आगे, इट हैज़ ए ग्रेटर इंट्रेंसिक पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे, एज कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर है इसकी। द इमेज सीन बाय द आई इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ टू लेंसेज। दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ वैसे तो अभी आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर मेड बाय डच स्पेक्टेकल्स। ठीक है, जैनसन ब्रदर। ठीक है ना, हैंस जैनसन एंड जैक्रियस जैनसन, दोनों भाई भाई बंधु हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसको जैनसन ब्रदर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैनसन्स ब्रदर्स। जैनसन ब्रदर ने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी, इसका खोज किया था। हट, इन 1590s। देखो हमें टाइम ड्यूरेशन अब इसका पता है 1590s, बट ये हमारे लिए क्या है, इमेमोरियल, हमें पता ही नहीं है कब से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैनसन ब्रदर ने इसकी खोज करी, किस चीज़ की, खोज क्या करी, बनाई, इस चीज़ को बनाया उन्होंने। ठीक है, फर्स्ट आपका माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे कर रहा है। देखो देखो, लेट सपोज आपने अगर रे ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत भी, अगर आपको क्लास 10th की भी रे ऑप्टिक्स याद है, ठीक है ना, क्लास 10th की अगर आपको रे ऑप्टिक्स याद है तो आपको पता होगा
ये अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ठीक है, तो इससे एक पैरेलल रेज लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस देखो, ध्यान से देखना, ये आपके पास है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपका स्पेसिमेन रखा था इधर, आप इतना तो आपको याद होगा, ठीक है, नीचे से आपकी आती है लाइट, स्पेसिमेन यहाँ है, तो पहला जो ये रे आएगा तो वो टकराएगा इस लेंस से, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से, सबसे पहला रे आएगा जो आपके स्पेसिमेन से, वो किससे टकराएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से, देन आपके पास आएगा ये ऑक्यूलर लेंस के पास, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं हम कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो आपका स्पेसिमेन है, उसको ऑब्जेक्ट बोलना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से जो रे आई वो ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराई, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ये रिफ्रैक्शन हुआ। अब हम जानते हैं इतनी सी बात कि जब पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, ये होगा हमारा फोकस, पैरेलल आती है तो फोकस से होते हुए जाती है, ठीक है, गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सी आई तो सी से निकल गई, सॉरी, पोल, अरे एक सेकेंड, हाँ, पोल से आ रही है तो पोल से ही पास हो जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और ये इस पॉइंट पे आके मिली, तो हमें इस पॉइंट पे पहला इमेज देखने को मिला, इस पॉइंट पे हमें फर्स्ट इमेज देखने को मिला, बट हम इस इमेज को नहीं देख पा रहे हैं। अब ये फर्दर ये इसको आगे ये बढ़ी, लाइट रेज आगे बढ़ी, अब ये हमारी आई पीस जो हमारा दूसरा लेंस है आई पीस, ठीक है ना, ऑक्यूलर लेंस, उससे टकराई और फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना, अब हमारी आंखों तक ये आया, अब क्या है ये हमारी आंखों तक, अब आप जानते हो नॉर्मल सी बात, क्लास 9 10 से आपको पढ़ाई जाती है, बेसिकली 10 से पढ़ाई गई होगी, कि जब हमारी आंखों में कोई लाइट रेज आती है तो हमारी आंखें क्या करती है, उस लाइट रेज को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है और देखने की कोशिश करती है ये कहाँ से आ रही होगी, सीधी स्ट्रेट एक्सटेंड करती है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक्सटेंड नहीं करेगी कहाँ से आ रही है, तो हमारी आंखें इस लाइट रेज को ट्रेस करती है पीछे की ओर स्ट्रेट में, और ट्रेस करके जहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएंगी तो वो हमारी आंखों को वो जो इमेज है वो वहीं पे दिखाई देगी, तो ये यहाँ पे मिली तो हमारी आंखों को इमेज कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे, वो अब इस इमेज की साइज देखो, इस यहाँ से लेंगे तो अब साइज देखो, पहले जो इमेज बनी थी उसकी साइज और अब जो इमेज बनी है उसकी साइज, ठीक है, तो आप अगर एक लेंस यूज करते, अगर आप एक लेंस यूज करते तो आपको इमेज यहाँ पे देखने मिलता, आपकी आई तक ये आ जाती, ये बीच में नहीं आता, तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को देख पाते, ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने ज़्यादा दूसरा लेंस लगाया और उसको और मैग्नीफाई कर दिया, तो हमें और बड़ी लार्ज इमेज मिली और मैग्नीफाइड इमेज मिली हमें, ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस दिख रहा होगा, और ये बेसिकली क्लास 10th लेवल की यहाँ पे लगी है हमारी फिजिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का क्लास 10th लेवल का बातें हैं ये, तो हमने देख लिया, और और एक बात, ये जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है, और क्या ये रियल इमेज बनी है ना, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज बना है हमारा, कैसा, वर्चुअल, रियल इमेज कौन सा बना था, ये वाला बना था हमारा रियल इमेज, रियल इमेज, अब इतनी सी बात है, अब बात इतनी सी है, वाई रियल वाई वर्चुअल, तो ये बातें तो आपको हम नहीं बता पाएंगे, क्यों, तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास 10th वाली बातें हैं, क्लास 12th की भी होती तो हम बताते हैं, तो वाई रियल वाई वर्चुअल ये आपको पता होना चाहिए, अगर इतना भी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोअर क्लास की थोड़ी बहुत रे ऑप्टिक्स रिवाइज कर लो, तो हम तो इतने बोलना चाहेंगे कि अगर आपको नहीं पता तो बस इतना याद रख लो कि फर्स्ट इमेज आपका ये बना था, रियल बना था, और कैसा बना था, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड है और रियल बना है ये वाला कैसा है, रियल बना है, सॉरी, ये वाला इन्वर्टेड है लेकिन वर्चुअल है, वर्चुअल, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, बस हमारी आंखों ने पीछे की ओर एक्सटेंड किया है, एक्चुअल में कोई लाइट रेज इधर मीट नहीं कर रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज आके मीट कर रही है, तो मैंने बता ही दिया रियल और वर्चुअल का, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपने ये मैकेनिज्म देख लिया कैसे काम करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम कर रहा है ये आपने यहाँ पे देख लिया, ये पूरा डिटेल रहा है इस चीज़ का, सिंपल सी बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है,
तो इसको सिंपल लेके चलो, तब आगे की चीज़ें जो है वो थोड़ी फिर आपको हार्ड लगेगी। तो अगर इसको ही हार्ड बना लोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें खास था नहीं। ठीक है, तो अभी की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैसे काम करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फुल डिटेल हमने देख लिया है अभी। आगे के लेक्चर में और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में आप डिफरेंस बता सकते हो, यस। ठीक है, और एक चीज़ अगर मैं आपको इससे अगर नोटिस कराना चाहूँ, अभी याद आया मुझे, इस डायग्राम से आप एक चीज इमेजिन कर नोटिस कर सकते हो कि जो आपका लेंस है, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस मीन्स ऑक्यूलर लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ध्यान से, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो ऑक्यूलर लेंस है, तो बताओ दोनों लेंस में कर्वेचर किसका बड़ा है? कर्वेचर किसका बड़ा है? ठीक है, कर्वेचर किसका ज्यादा है? ऐसे ही बता दो, फोकल लेंथ किसका ज्यादा है? चलो बताओ, फोकल लेंथ किसका ज्यादा है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है? इसका फोकल लेंथ कम है और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। फोकल लेंथ के टर्म में अगर हम बात करें, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कम होगा। तो फोकल लेंथ किसका ज़्यादा है? दूसरे वाले का, आई पीस का। आई पीस वाले का फोकल लेंथ ज़्यादा दिख रहा है आपको, और ऑक्यूलर सॉरी, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है? उसका फोकल लेंथ कम है, उसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेसर देन दी ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो इतनी सी बातें हम रखेंगे इस क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे थोड़ी इसके बाद मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी की क्लास को हम यहीं पे कवर एंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी तो वैसे रात ही चल रही है। ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो